नमस्कार, आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। 4 अक्टूबर 2020 आप सभी लोगों ने आईएएस की जो तैयारी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, आप लोग 4 अक्टूबर को जो परीक्षा दिए और जिस क्षमता और साहस के साथ आपने इस परीक्षा में अपनी भागीदारी दिया है, पहली तो मैं आप जितने भी लोग ईमानदारी से मेहनत किए हैं, मैं आप लोगों की सफलता की बहुत सारी शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी शुभकामना निश्चित रूप से आपको सफल बनाने में मदद करेगी। जहां तक रही बात 2020 के इस आईएएस प्री की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या से, जिसके लिए आज हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के भ्रम में हैं। उनको बार बार ये लगता है कि हम जिस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं और जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो कहाँ हमसे चूक हो गई, या क्या हमारे समझ में नहीं आया, या जो समझ में आया उसमें हमने जो उत्तर लगाया वो कितना सही है। क्योंकि अब आगे मुख्य परीक्षा में आपको बैठना है, तो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में जाने से पहले आपको थोड़ा सा अपने कट ऑफ को लेकर के, या कितने प्रश्न हमारे सही हुए जिनके आधार पर मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसे तमाम तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। तो इसी सारी जो उलझी हुई बातें हैं उनको सुलझाने के लिए पहला काम ये कि जो प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित, मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा, थोड़ी बहुत व्याख्या करूंगा, क्योंकि अब उस तरह की व्याख्या का कोई बहुत अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि अब परीक्षा पीटी की हो चुकी है और अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो धर्म संकट में फंसे हैं कि पता नहीं मेरा पीटी होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करूंगा, होगा तो फिर मेंस देंगे, तो कंफर्म कैसे हो कि होगा ही। तो पहली बात ये कि अब जिसका पीटी होगा वो भी और जिसका पीटी नहीं होगा वो भी, दोनों लोगों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? जिसको लगता है कि उसके प्रश्न इतने सही हैं कि वो सिलेक्शन हो जाएगा या प्रीलिम्स के परीक्षा को पास कर लेगा, तो उसको अपनी मुख्य परीक्षा आने वाले समय में जनवरी में या जब भी ये परीक्षा कंडक्ट होगी, उसको वो टारगेट करके करेगा। और जिसका लगता है कि नहीं होगा, और मैं अभी आपके प्रश्नों की व्याख्या जब या उत्तर बताऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके समाप्त हों। तो जिनको लगता है कि उनका नहीं होगा, वो थोड़ी दीर्घकालिक योजना को लेकर के तैयारी करेंगे। लेकिन जो तैयारी का क्रम है वो यही है कि इस समय अब प्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब प्री की परीक्षा लंबे समय के बाद होगी और आने वाले समय में चारों तरफ जो वातावरण है वो मुख्य परीक्षा का है। ठीक है, एक परीक्षा में आपने एग्ज़ाम में अपनी पूरी क्षमता लगाया, मन अनुकूल आपके उत्तर नहीं निकले, या जितना आप चाहते थे उतना आपके प्रश्न सही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी या आप इस परीक्षा के लायक नहीं रह गए हैं। हाँ, जो लोगों का अटेम्प्ट या इस तरह का समाप्त हुआ है उनके लिए भी अभी विकल्प है, ऐसा नहीं है, उनके लिए स्टेट परीक्षाएं हैं। लेकिन जिनके पास अभी विकल्प है, जिनके लिए अभी भी ये संभावना है कि वो आने वाले समय में परीक्षा में भागीदारी दे करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप किसी प्रकार की अपने मन में निराशा रखिए। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर मन में तकलीफ़ होता है, इसीलिए मैं 4 अक्टूबर को परीक्षा समाप्त हुई और उसके तत्काल बाद में आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग किसी बड़े दबाव के शिकार हों या तत्काल आपको ये लगे कि अरे मेरा तो सब कुछ मेहनत बेकार चला गया, या ऐसा कोई गलतफहमी आपके मन में आए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए धीरे धीरे आप स्टेबल हो चुके हैं। इस व्याख्या के माध्यम से जिनका सिलेक्शन श्योर है वो अपने उत्तर को कन्फर्म कर लेंगे, जिनसे त्रुटियां हुई हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ रह गई, किस तरह से हमको सावधानी का पूरा पालन करना चाहिए था, किस तरह से हम अगर बेहतर प्रदर्शन चाहते थे तो उस बेहतर प्रदर्शन में जो क्षमताएं थी या जो पढ़ाई का तरीका था, उन सब चीज़ों को लेकर के एक आत्ममंथन की ज़रूरत है।
लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिमाग में रखेंगे कि भविष्य या आने वाले समय में आपके लिए कुछ नहीं रह गया। बहुत कुछ है और शायद इतना कुछ है जितना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वही बात है कि अगर हर बार आप टूट जाएंगे तो फिर जो बड़ी परीक्षा, जो बड़े परिणाम या जीवन में बड़ी सफलता है, उस सफलता तक आप पहुँचेंगे कैसे। इसलिए हर गलती से, हर असफलता से कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। तो मेरा आज ये बताने का मकसद नहीं है कि आप क्या सफल असफल के बीच में द्वंद्व करेंगे। आज मेरा मकसद ये बताने का है कि जिनके संभावना है वो भी और जिनकी संभावना नहीं है वो भी, अभी जो मैं व्याख्या करूंगा विशेष करके इतिहास से संबंधित, और भी जो फैकल्टी हैं वो अपने अपने सेक्शन की व्याख्या करेंगे, आप सबको कंपाइल कर लेंगे। और हो सकता है किसी का इतिहास में उतना मनमाफिक सही ना हुआ हो तो उसका पॉलिटी में ज़्यादा सही होगा, हो सकता है किसी का पॉलिटी में कम हो तो उसका इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वो एक परीक्षा है और उम्मीद है कि आप जानते हैं जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन और 100 में अगर आप 52-53 प्रश्न भी अगर आप सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। तो 52 या 54 क्वेश्चन मैक्सिमम आपका ये क्राइटेरिया है। SC ST OBC और बाकी जो कैटेगरी है 1-2 क्वेश्चन को आप मैनेज कर लेंगे तो इस तरह से आपकी चीज़ें निकल जाती हैं। और सीसैट में एक कट ऑफ है, उस कट ऑफ के जो मिनिमम नंबर आपको आने चाहिए उतना अगर आपके द्वारा सही किया गया है सीसैट के पेपर में तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आप सफल होंगे। और यहाँ पर भी अगर आपने 52-53 प्रश्न अगर सही कर लिया है तो इसमें भी आप सफल होंगे। तो मैं बार बार कहता था आपके तैयारी में जो लोग जुड़े हुए थे कि जो भी प्रश्न आएंगे वो आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके इसी क्लास के दौरान के होंगे या इसी तरह की चीज़ों से होंगे। तो खैर मैं आज इन सब बातों पे फोकस नहीं करूंगा कि किस तरह से चीज़ें आपके साथ पढ़ाई गई या किस तरह से आप चीज़ों को किए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो आप फिर से अपनी गलती को समझेंगे तो आने वाले समय में आपके जो गलतियाँ हो सकती हैं, अब वो गलती अगर आप नहीं करते हैं तो शायद इससे बड़ी इससे कोई सबक नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता इस बात को साबित करती है कि आपने अपने कमियों में सुधार किया है, मंथन किया है और उस मंथन के माध्यम से जो बेस्ट हो सकता था उसको करने में आपने पूरी अपनी क्षमता लगाई है। हम लोग इतिहास में जब प्रश्न की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लगभग 19 प्रश्न आपके इस 2020 के IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है। और वो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आधुनिक से भी हैं, प्राचीन काल से भी हैं। जितने भी सेक्शन इस परीक्षा से इतिहास से जोड़े गए हैं खंड, लगभग सभी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर चीज़ें पूछी गई हैं। हाँ, कई तो ऐसे प्रश्न थे जो क्लास में जैसे टेस्ट पेपर में या कराए गए, कुछ प्रश्नों की भाषा थोड़ी बहुत 19-20 कर दिया जाए तो लगभग उसी प्रकार की है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई गई हैं और उनको भी आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी। तो अगर मैं पहले प्रश्न पर मैं आपसे बात करूँ, जो पहला प्रश्न, चूँकि जो आपके चारों सीरीज हैं उनमें सीरीज को नहीं उठाया गया है, हम लोगों ने प्रश्न को उठाया और उस प्रश्न को आपके पैनल पर अभी चलेगा, मैं इसको पढ़ूंगा और आप अपने देख लेंगे ABCD में कि कौन सा प्रश्न आपके उस बुकलेट में जो 4 भाग में बटा हुआ है तो उस बुकलेट में वो क्वेश्चन कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मकसद है बताने का वह प्रश्न का उत्तर बताना है और थोड़ी बहुत जानकारी, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं खींचना है कि उसका कोई अब प्रासंगिकता जो उपयोगी है उस स्तर पर नहीं है। ज़्यादा महत्व यह है कि आप आज प्रश्नों को जाने कि एग्जैक्ट कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों ने बहुत सारे भ्रामक प्रकार के उत्तर भी प्रस्तुत कर दिए हैं जिससे विद्यार्थी और कन्फ्यूजन का शिकार है। तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करना यह मेरा एक दायित्व बन जाता है। तो मैं अभी पहला प्रश्न जो आपके सामने इस चल रहा है इसको देखिए। एक प्रश्न पूछा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक शब्द प्रयोग किया था, बोधिसत्व। पारमिता मतलब होता है पूर्णता की प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर और विशेष करके महायान में जब वो कुछ विशेष प्रकार की अनुशासनात्मक नियंत्रण है, अगर वो अपने जीवन में
उस अनुशासन को अपना लेता है तो उस अनुशासन को अपना करके वह जो अपने अंदर एक पूर्णता की स्थिति को स्थापित करता है, तभी वह बोधिसत्व का मार्ग प्रशस्त कर पाता है। तो पारमिता शब्द जो है, यह पहली बात की बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा, पारमिता का मतलब होता है पूर्णता की प्राप्ति। अब पूर्णता में क्या हो सकता है? पूर्णता में आप जानते हैं, हर धर्म की एक विशिष्ट बात रही, हर धर्म ने कहा कि काम पर नियंत्रण रखिए, जो वीर शब्द के साथ इसको जोड़ दिया गया। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, ताकि आपको याद हो जाए कि हम पारमिता शब्द के लिए किन किन चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर उन शब्दों पर जाएं तो हम लोग पारमिता के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग करेंगे वो 6 शब्द हैं पारमिता के अंतर्गत। वीर्य है, प्रज्ञ है, वीर्य, प्रज्ञ, प्रज्ञ, वीर्य, प्रज्ञ। इसी तरह से ध्यान, ध्यान, इसी तरह से शांति, शांति, इसी तरह से शील, शील, और इसी तरह से एक शब्द होता है दान। अगर कोई बौद्ध धर्म में महायान शाखा का व्यक्ति अगर ये 6 जो विशिष्टता है अगर अपने जीवन में उतार लेता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह क्या हो गया? वह व्यक्ति पारमिता हो गया। तो पारमिता स्पष्टता से आप समझ लीजिए कि यह क्या है? बोधिसत्व के पथ को एक तरह से चलते हुए उस उद्देश्य को पाने के लिए ये 6 सिद्धांतों को पूर्णता से स्वीकृति या उसको जीत लेने वाली चीज हो गई। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ, अब इस ऑप्शन पर आइए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अब देखिए, बिल्कुल क्लियर भाषा में आपका प्रश्न है, और बार बार बोधिसत्व के प्रकारों पर चर्चा आई, कितने प्रकार के बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व किसको कहते हैं, जिस तरह से चीजें आती हैं। तो यहां पर आपका जो उत्तर है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह जो उत्तर है आपका वो ये सी है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हुआ? ये सी है। तो पारमिता शब्द से जोड़ करके जो प्रश्न पूछा गया, मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए आज आपको इसमें बहुत नहीं परेशान होना है, समय नुकसान करना है। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब अगले हम लोग अगर प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न के अंदर देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? अब ये पहली बात की रखमाबाई हैं कौन? ठीक है, अब रखमाबाई जो हैं, इनके पिता बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे और 1864 में इनका जन्म हुआ था रखमाबाई का, और ये भारत की पहली महिला हैं जो इंग्लैंड में जा करके डॉक्टरी की पढ़ाई की। पहली बात, वैसे पहली डॉक्टर जो मानी गई हैं भारत की, उनका नाम आनंदीबेन है। लेकिन अंतर क्या है इनमें और आनंदीबेन में? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आनंदीबेन जो हैं, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई किया था, लेकिन इन्होंने इसका प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब ये एज ए प्रोफेशनल
डॉक्टर के तौर पर इन्होंने अपना काम नहीं किया, जिसको कहते हैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना, इन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसलिए डॉक्टर बनना और डॉक्टरी के पेशे का अभ्यास भी करना, ये काम करने वाली भारत की पहली महिला है रखमाबाई। अब रखमाबाई की चूंकि बाल विवाह हो गया था, उस समय बाल विवाह होते थे, रखमाबाई का बाल विवाह हो गया और उनके जो पिता थे उन्होंने इनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में करवाई। इसके बाद उनके ससुराल वाले आ गए, बोले कि नहीं, हमको अपनी बहू ले जानी है। अब ये बात रखमाबाई के पिता को बहुत नागवार लगा, आपत्तिजनक लगा। बाद में स्थिति बिगड़ गई और जब उनको लगा कि ये मतलब जबरदस्ती की जा रही है शादी के बाद ले जाने के लिए, तो उन्होंने अपने पति से तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। और जब इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया अपने पति से तलाक के लिए, तो दुर्भाग्य से वो मुकदमा हार गई। अब जब ये मुकदमा हार गई, अब देखिए इनका साहस देखिए, भारत के अंदर महिलाएं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। तो रखमाबाई जब मुकदमा हार गई तलाक के मसले पर, तो इन्होंने इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया को, जो ब्रिटिश महारानी थी, उनको पत्र लिखा कि मेरा बाल विवाह हुआ था और मेरे विवाह में मेरे पति के साथ विवाह की सहमति नहीं ली गई थी। क्या नहीं लिया गया? कंसेंट नहीं लिया गया था, और बिना मेरी सहमति के शादी हुई। हमने ये सब शिक्षा ग्रहण किया, तलाक लेना चाहती हूं, लेकिन आपकी सरकार में तलाक के मसले पर न्यायपालिका में मैं मुकदमा हार चुकी हूं। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने इस मुकदमे में जो निर्णय आया था, उस निर्णय को ही उन्होंने पलट दिया। और निर्णय को पलटा ही नहीं, 1891 में एक कानून पारित किया गया जिसका नाम ही है एज ऑफ कंसेंट। क्या है? एज ऑफ कंसेंट। और एज ऑफ कंसेंट में यह तय हुआ कि 12 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए किसी लड़की की शादी के समय। अब आप कहेंगे 12 साल कौन सी उम्र है? तो 12 साल, आजकल आप लोग ये पिज्जा बर्गर खा करके शरीर बना रहे हैं, पहले के 12 साल 15 साल की उम्र बहुत मायने रखती थी। ठीक है, तो पहले के 12 साल 15 साल इस तरह की उम्र भी एक मजबूत स्थिति को दर्शाता था। तो 12 साल एज ऑफ कंसेंट की स्थिति इसमें बनाई गई। तो पहला जो, अब आइए जरा सा इस सूचना के आधार पर एक बार, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार बिल्कुल नहीं, ये शामिल नहीं है। सहमति की आयु बिल्कुल, एज ऑफ कंसेंट मैंने अभी आपको बताया, एक्ट है ये एज ऑफ कंसेंट। दूसरा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हुआ वह 2 और 3 हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एज ऑफ कंसेंट जो 1891 में, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो एज ऑफ कंसेंट है, इसमें जो एज ऑफ कंसेंट, ये जो नियम पारित किया गया, इसमें एक लड़की की उम्र कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन भी हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के अंदर जो आपका उत्तर हुआ वह बी हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी प्रकार का कोई इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? क्या हुआ? नील की खेती का। अब ये जो नील की खेती थी, इंडिगो फार्मिंग, अगर आप देखेंगे तो नील की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान था वो था जर्मनी, बहुत प्रसिद्ध था इसके लिए। और
दो प्रकार से नील, नील चूंकि कपड़े को रंगने के लिए प्रयोग होता था, तो एक तो होता था प्राकृतिक नील, प्राकृतिक नील, और दूसरा होता था कृत्रिम, जो बनाए जाते थे। तो प्राकृतिक जो नील था वो महंगा पड़ता था, महंगा पड़ता था, और कृत्रिम जो था वो सस्ता पड़ता था। तो जो ये नील की खेती, जैसे जैसे प्राकृतिक नील जो था वो महंगा होने लगा, तो ऐसे में कृत्रिम जो नील था वो सस्ता होने के नाते ये जो नील का मामला था, आप देखेंगे तो अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर मैं जाऊं तो पहले में लिखा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा है नील की खेती का, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। बिल्कुल सही, आप समझ पा रहे हैं। ये जो उत्तर है आपका, ये बी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो प्राकृतिक था ये महंगा होने के नाते इसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो नई खोजों के कारण, कौन सी नई खोज? ये कृत्रिम नील बनाने का जो तरीका था। तो जो कृत्रिम रूप से नील बनाने वाला विचार है, इस आधार पर ये जो स्थिति आई, इसमें लाभ की स्थिति क्या थी? वो उतनी फायदेमंद नहीं रह गई थी। तो यही अलाभकारी जो स्थिति है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो ये आप इस तरह से इसका उत्तर आप, मैं कैपिटल लिख देता हूं ताकि कोई डाउट आपको न रहे, वो उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? अब देखिए, अब वेलेज़ली के बहुत सारी बातें हैं, बट वो नहीं करना है अभी। केवल आपको समझना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, अब देखिए यहां पर विद्यार्थी किसमें फंसा? एक है फोर्ट विलियम की स्थापना और एक है फोर्ट विलियम कॉलेज। जब फोर्ट विलियम केवल पूछता, जिसमें लोग बहुत बड़ी मात्रा में कंफ्यूज हुए हैं, अगर केवल फोर्ट विलियम पूछता तो 1697 से लेकर 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। और वो हुआ था एक प्रेसिडेंसी के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं के पालन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। लेकिन इसमें पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब कई बार क्या होता है, परीक्षा में आप जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण कई बातें, जो पहले वाली सूचना होती है, आप उसी को दिमाग में घुमाने लगते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का जो संवाद हुआ तो उसने कहा कि सर मैं फोर्ट विलियम समझ करके, और पूरे प्रश्न के दौरान मुझे एक बार भी लग रहा था जैसे मुझे कॉलेज दिखा ही नहीं। मैं फोर्ट विलियम को ही माइंड बना करके उत्तर लगा रहा था। और मैं बार बार आपसे कहता था कि जब भी आप परीक्षा में जाया करिए तो कम से कम अपना पेशेंस, अपने पूरे क्षमता का प्रयोग प्रश्न पत्र को पढ़ने के दौरान करिए, क्योंकि जितना कुछ आप जानते हैं उन सब का सही उपयोग करने का वक्त वही परीक्षा के समय वाला होता है। तो यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है? फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने 1800 में किया था। कब किया था? 1800 में। अब ये सब आज बताने का कोई मतलब नहीं है, 1800 में किया था। और ये फोर्ट विलियम उनके लिए बनाया गया था कि जो प्रशासन के अंदर नौजवान आते थे, जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मसूरी भेजा जाता है और आप वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप आईपीएस हैं तो हैदराबाद गए, बाकी जगहों पर आपको भेजा जाता है। इसी तरह से उस समय जो लोग प्रशासनिक दायित्व में आते थे उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। अपने सीनियर जूनियर डिपार्टमेंट के क्या काम है, कौन से काम को किस तरह से करना होता है, क्या कोऑर्डिनेशन है, ये तमाम प्रकार की बातें बताई जाती हैं। और इस प्रकार की चीजों को प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज जिसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था, यह स्थापित किया गया था वेलेज़ली के द्वारा। अब आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है।
उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। वो विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आपका उत्तर ये डी सही है। ठीक, तो मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उत्तर आपका यहां पर क्या है? डी है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछा है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? अब देखिए, ये लोग इस पर अटक गए हैं इसी शब्द को, जबकि इन शब्दों से बार बार लोग गुजरे हैं, लेकिन एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसके मन में यूपीएससी का जो यहां पर टेक्निक काम कर गया, और जो कुछ विद्यार्थी प्रश्न को शायद नहीं समझ पाए, अगर वो महान उपद्रव शब्द का उपयोग करते तो आप जानते हैं बिरसा मुंडा जब आप झारखंड और छोटा नागपुर के पठार या इस तरह के क्षेत्रों में वहां की जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो जमींदारों के खिलाफ था, साहूकारों के खिलाफ था, कुछ हद तक अंग्रेजों के खिलाफ था। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा ने जब यह विद्रोह किया था, उसी बीच में उलगुलान शब्द का प्रयोग महान उपद्रव के रूप में किया जाता है। तो ये जो आपका प्रश्न है, यह उत्तर कहां पर है? 1857 के विद्रोह का, 1919-21 माफिला विद्रोह, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा। बिल्कुल, यहां पर आपका उत्तर क्या है? बिरसा मुंडा, अर्थात यहां पर उत्तर आपका डी सही है। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है, यह इससे जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। अब पूछा है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, मतलब मुझे लगता है इतनी बार चर्चा में आया पाणिनि। और पाणिनि को अगर आप देखेंगे तो पाणिनि नंदवंश के इर्द गिर्द में लगभग 400 से लेकर और 600 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड की गणना आती है। और पुष्यमित्र शुंग आप जानते हैं मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद 185 ईसा पूर्व में इसका निर्माण, इसका राज्य था। तो इसका मतलब हुआ कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है। बिल्कुल क्लियर, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, तो ये आपका गायब हुआ। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमर सिंह कब थे? अगर याद करिए गुप्त वंश का इतिहास, तो गुप्त राजाओं में जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे, और 9 रत्न में से एक रत्न अमर सिंह भी थे। इसका मतलब हर्ष से इनका कोई लेना देना नहीं, यह भी गलत हो गया। अगला लिखा है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अब देखिए, ये जो कालिदास हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्नों में शामिल थे। इसी ग्रुप में अमर सिंह भी थे, ठीक है, इसी ग्रुप में अमर सिंह भी थे। लेकिन क्या किया, अमर सिंह को उठा करके जोड़ दिया हर्षवर्धन से। और आप जानते हैं हर्षवर्धन का शासन 606 ईस्वी में है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का गुप्त काल में और बहुत पहले पड़ रहा है। तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर एक भी आगे पीछे होता तो कोई भ्रम की स्थिति आती, वो उसकी भी कोई यहां पर गुंजाइश नहीं है। तो यहां पर सत्य क्या हुआ? केवल और केवल 3 हुआ। इस तरह से आपका उत्तर क्या हुआ? यहां पर 3 है, इसलिए यहां पर आपका उत्तर सी रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या क्या पूछा है? एक शब्द है औरंग,
दूसरा है बेनियान, बेनियान बेसिकली बनिया को कहते हैं, और तीसरा है मिरासीदार। ये 3 शब्द दिया है। अब जो औरंग होते थे, ये माल गोदाम होता है जहां पर सामान रखे जाते हैं। तो औरंग जो है ये माल गोदाम के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। किसके लिए? माल गोदाम के लिए, गोडाउन के लिए, माल गोदाम के लिए। तो ये शब्द तो बाहर हो गया। बेनियान ये गलत हो गया। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था, बिल्कुल सही है। ये बेसिकली मिरासीदार जो होते थे ये समाज के एलीट क्लास के लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे। जो साउथ इंडिया में जब आप पढ़ते हैं कर्नाटका वगैरह का क्षेत्र का जब इतिहास, तो वहां पर जो मिरासीदार शब्द का प्रयोग होता था वो जो राजस्व देने में सक्षम लोग थे उनके बारे में चर्चा की जाती थी। तो राज्य का नामित राजस्वदाता, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा, तो 2 और 3 को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपका उत्तर यहां पर बी होगा। इस तरह से आपका उत्तर यहां क्या हुआ? बी हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? पहला कथन है स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दूसरे में लिखा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में महायान धर्म को प्रोत्साहित किया। अब देखिए इसमें जो ये 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर क्या कह रहा है, इसमें कौन सा सही है। तो अगर सही शब्द को छांटेंगे आप तो इस प्रश्न के क्रम में जो उत्तर की दृष्टि से देखेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पहले, स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यह गलत है। अब कैसे गलत है अभी हम व्याख्या कर देते हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह सही है। महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। अब देखिए इस आधार पर पहले मैं उत्तर क्लियर कर दूं 2 और 3, क्योंकि जो लोग अभी परेशान हैं वो स्पष्ट उत्तर को लेकर परेशान हैं, उनको सही उत्तर चाहिए। तो आप यहां पर देखिए, अगर याद आ रहा हो आपको तो बौद्ध धर्म जब 4 बौद्ध संगति आप पढ़ते हैं, 4 बौद्ध संगति, तो महासंघिक और स्थिविर ये 2 होते थे। दूसरे बौद्ध संगति में 383 ईसा पूर्व में जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, तो वहां पर क्या हुआ था, महासंघिक और स्थिविर ये 2 विभाजन हुआ। और स्थिविर जो है वो हीनयान के तरफ बढ़ने वाले लोग थे। और यहां पर क्या लिख दिया है, महायान बौद्ध धर्म संबंधी, एकदम सब की ये सब बातें, मतलब आप ऐसे समझिए ये सब अक्षरशः क्लास के दौरान चर्चा से उठाए जाने वाले प्रश्न हैं, इसमें कहीं कोई उलट पलट नहीं है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, लोकोत्तरवादी थे। महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान, अब देखिए यहां पर आ गया। अब पहली लाइन अगर आपका गलत है, अगर आप पहली में उलझ गए तो तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा, और अगर आपका पहला अगर सही हो गया लाइन तो तीसरा अपने आप सही होगा। इसलिए 2 और 3 आप यहां पर मिलाएंगे तो इस तरह से आपका उत्तर यहां पर बनेगा। इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, यह उत्तर आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध का मतलब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब हो गया 1850 के
समय तक, क्योंकि हर 100 साल को 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध का मतलब 150 साल, तो एक 50 शुरू के पूर्वार्ध में और एक 50 आपका उत्तरार्ध में। तो 19वीं शताब्दी कहता है, तो 19वीं का मतलब क्या हुआ? 19वीं का मतलब हो गया 1800 से 1900, 1800 से 1900। और बात किसकी कर रहा है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 1850 तक की बात हो रही है इस दौर में, 1800 से 1850 के बीच में। तो 1800 से 1850 के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? क्या क्या हुआ? पहला है, भारतीय दस्तकारी क्या हुई? लिखा है ऑप्शन के अंतर्गत कि भारत की जो दस्तकारी थी वो नष्ट हो गए। दूसरे में लिखा है कि भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। कहां अंग्रेज भारत में मशीन लगाने वाले? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। देखिए यहां पर शब्द पर ध्यान दीजिए, 1853 मतलब 1850 के बाद ही रेलवे की प्रक्रिया हुई है, क्योंकि 1848 से 56 लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है, और लॉर्ड डलहौजी 1853 से रेलवे पर काम शुरू किया था। और आपका प्रश्न कहां से कहां तक है? 1800 से 1850 के अंतर्गत का है। इसका मतलब रेलवे का भी काम यहां पर कुछ नहीं होगा। लगा है रेलवे, लेकिन 1800 मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है, जबकि प्रश्न किस पर है? पूर्वार्ध पर है। तो देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, यह भी गलत। ऊपर वाला भी लाइन गलत है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। अगर ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क अंग्रेज लगाते तो आयात का मतलब क्या हुआ? आयात मतलब आना। अगर उत्पाद शुल्क आयात पर लगाते अंग्रेज तो विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाती, तो उसकी बिक्री भारत में घट जाती और भारत के सामानों को भारतीय खरीदते। अंग्रेजों की इच्छा क्या थी? कि भारत के सामान पर भारी टैक्स लगाओ जिससे वो महंगा हो जाए, और विदेश से आने वाले पर टैक्स मत लगाओ, क्योंकि उसको सस्ता करके ज्यादा से ज्यादा बेचकर मुनाफा कमाना था। इसका मतलब यह लाइन भी क्या हो गई? गलत हो गई। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। यह तो सीधे सीधे एकदम फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कैसे गलत है। अब एक बचा है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। यह बात बिल्कुल कॉमन बात है, यही सही भी है कि अंग्रेजों ने भारत में जब अपने शासन का विस्तार करना शुरू किया तो धीरे धीरे भारत में अंग्रेज शुरू में व्यापारी थे। तो आप जानते हैं 3 जब हम चरण की बात करते हैं, अगर याद हो आपको, तो पहला व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। तो जब व्यापारिक पूंजीवाद की बात करते हैं तो वो प्लासी की युद्ध से लेकर 1813 तक होता है, और 1813 से लेकर 1857 तक औद्योगिक पूंजीवाद है। और औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब यही था कि इंग्लैंड के औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भारत से बड़ी मात्रा में कच्चा माल ढोकर ले जाया गया, और भारत के जितने भी उस प्रकार के टेक्नीशियन थे, उत्पादन कर्मी थे, व्यापार से जुड़े हुए वस्तुओं का जो भारतीय निर्माण करके विश्व बाजार में बेच करके या भारत से अंग्रेज खरीद कर ले जा करके जो लाभ कमाते थे, इस तरह की समस्त चीजों को उत्पादन के स्तर पर भारतीय व्यवस्था को, दस्तकारी उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इसलिए यहां पर भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यह आपका उत्तर हो गया। अब आप देखिए, अगर आपको हम जब क्लास लेते थे और कई बार बीच बीच में आपको ब्रेक कर करके उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है, ठीक, जब इस तरह के शब्दों की व्याख्या होती थी तो आप लोग सोचते थे कि नहीं नहीं इस तरह की बात ज़्यादा हो रहा है, जाती हो रही है। और आप देखिए कि इस प्रश्न को कितनी बारीकी से एक एक शब्द का रियल मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में दम कुछ नहीं है। अगर सहज तरह से इतिहास पढ़े हैं तो भी आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन हाँ,
स्टंटबाजी नहीं। इतिहास पढ़ने का मतलब तैयारी होना चाहिए। ये नहीं कि मन किया तो कुछ सोच लिए, मन किया तो कैसे भी कर लिए, कभी गाइड पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। जो बात बताई गई थी पढ़ने के लिए, जिस तरह से क्लास चली है, अगर आप उसका अनुशासन, अभी भी मैं कह रहा हूं, जो लोग अभी भी लापरवाही बरते हैं, अब से आप वो लापरवाही नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए, राजा भोज के अधीन प्रश्न में क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजी लगानी है, कालानुक्रम क्या है इसका। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जैसे राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। अब ये शुद्ध रूप से क्या है, अब आपको केवल यह पता करना है प्रतिहार कब थे, पल्लव कब थे, चोल कब थे, ठीक, पाल कब थे। याद करिए, मैं प्राचीन भारत का समापन कर रहा था और प्राचीन भारत के समापन करते करते गोपाल पाल वंश का संस्थापक जब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात आई तो वहां पर इस तरह की शब्दावली के साथ हमने आपको ये बात लिखवाया। तो अगर आप इन चारों के क्रम की बात करेंगे, राजा भोज, महेंद्र वर्मन, परांतक और गोपाल, तो इस आधार पर जो उत्तर आपको ठीक ठीक समझ में आएगा, इस दृष्टि से आपका उत्तर 2 1 4 3 है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश की राजा की बात आएगी, इसके बाद राजा भोज प्रतिहारों की बात आएगी, इसके बाद गोपाल की बात आएगी और सबसे लास्ट में परांतक प्रथम चोल सत्ता की स्थापना की बात आएगी। ये चारों क्रम होगा। तो यहां पर आपका उत्तर ए सही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषा बताता है, हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। अब ये हुंडी शब्द जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें लिखा है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, इसके बाद इसी में दूसरी लाइन लिख दिया प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही, फिर लिखा विनिमय पत्र, और चौथा है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो ये हुंडी क्या था, एक तरह से विनिमय पत्र था। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या है ये। गुप्त काल जब आप पढ़ते हैं, विशेष करके गुप्त काल में था तो ये भारत में हमेशा, लेकिन गुप्त काल में इस तरह की चीजें थोड़े से रूप में आई। लेकिन उत्तर हर्ष काल में, मतलब उत्तर हर्ष का मतलब हो गया लगभग राजपूत काल की जो भूमिका है, क्योंकि उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो आपस में राजपूतों के संघर्ष के कारण या हर्ष के बाद की राजनीतिक अव्यवस्था में जिस तरह से लगातार राजा अपनी शक्ति के विस्तार में अनवरत संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष हो, चाहे जो भी आप देखेंगे, बाद में राजनीतिक परिस्थितियों का ऐसा स्वरूप भारत में स्थापित हुआ, इतना संघर्ष की स्थिति जन्म ली कि आप अकेले राजपूत में 36 राजपूतों का परिवार देखते हैं। ये लोग आपस में संघर्ष का ही परिणाम था कि भारत में बाहरी आकर के अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। तो हुंडी जो है ये एक तरह का विनिमय पत्र होता था कि एक्सचेंज के स्तर पर कुछ लिख करके वो दे दिया करते थे, एक स्थान पर दे दिया और दूसरे स्थान पर जा करके आप उसको दिखा करके उसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते थे। मतलब ये था कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कुछ ले जाने के स्थान पर एक स्थान पर आप जमा करिए, उसका डिटेल आप ले लीजिए और ले जाकर के दूसरे स्थान पर उसको प्रस्तुत कर दीजिए। इस तरह के हुंडी के स्वरूप आपको उत्तर हर्ष काल में व्यापक पैमाने पर हुए। प्रक्रिया इसका पालन गुप्त काल में ही था,
शुरुआत में, लेकिन उत्तर हर्ष काल में यह एक लोक परंपरा, लोक व्यवस्था का हिस्सा बन गया और यही कारण है कि इस तरह के विनिमय पत्र का प्रयोग यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर आपको उत्तर में क्या है, सी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जब आप इसको पढ़ते हैं कि देशेर कथा जो सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखी गई है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। यह बात सत्य है, इसमें यह चर्चा है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया, यह भी सत्य है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, बिल्कुल नहीं, यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उस समय ये शब्दावली के प्रयोग का मतलब होता था, लेकिन ये बंगाल के संदर्भ में उनके द्वारा किसी तरह की ऐसी बात नहीं कही गई है। इसलिए यहां पर जो आपका उत्तर है वो ए है। ठीक, ये भी उत्तर आपका, प्रश्न आसान है, ए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में मैंने फेसबुक पर इस प्रश्न की सफाई लिख दिया है। ये जो गांधी इरविन समझौते से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसमें कुछ गलतियां हैं और अगर वो करेक्शन कर दिया जाता है तो इसका अर्थ सही सही निकल पाएगा, अन्यथा इस प्रश्न का मामला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं अभी पढ़ के बता देता हूं। लिखा है गांधी इरविन समझौता, समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। गांधी इरविन समझौता, आप जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए चूंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद गांधी जी को यरवदा जेल में कैद किया गया था और उसी दौरान यह हुआ कि अगर पहले गोलमेज सम्मेलन में अगर गांधी जी नहीं गए या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनको आमंत्रित कैसे किया जाए, और इसी पर गांधी जी को पेरोल देना, उनको एक नए टेम्परेरी वीजा का निर्माण करना, और इस तरह से गांधी जी को भारत से लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी इरविन समझौते का प्रावधान 5 मार्च 1931 में आपको यह दिखाई देगा। तो गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। तो पहली बात की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। अब अगर इसमें हम लोग जाएं इस प्रश्न के अंदर, तो एक तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, ये बात सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मामला असहयोग का नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। खैर, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु, और आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश वर्जन में असहयोग आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन नहीं लिखा गया है, वहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिखा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये लिखा गया है। लेकिन हिंदी में सिविल डिसोबीडियंस को इन लोगों ने क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन कर दिया। ये काम गड़बड़ हुआ है। तो अगर यहां पर वो शब्द प्रयोग होता तो शायद ठीक हो जाता मामला। दूसरे में लिखा है कि पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसात्मक अभियोग नहीं था। तो इसमें अगर आप उत्तर की दृष्टि से देखेंगे तो ये लाइन मुश्किल है इसको कहना कि इसको किस तरह से कहा जाए,
लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूं और अगर विद्यार्थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्थापित कर देगा तो इसमें पुलिस जाति की जांच का मामला नहीं था, बाकी ये तीनों होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगर जोड़ दूं तब जाकर के यह उत्तर 1, 2, 4 सही होगा। तो मैं यहां पर एक स्टार लगा देता हूं ताकि आप इसको दिमाग में रख सके कि यह एक थोड़ा सा यूपीएससी की यहां पर अनुवाद विभाग ने जो सावधानी का शायद या तो कुछ भी हुआ है, बट दोनों वर्जन में हिंदी और इंग्लिश उठा करके देखेंगे तो हिंदी में असहयोग लिख दिया है और इंग्लिश में इसी जगह पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिख दिया है। तो ये एक गड़बड़ी पाई गई है। इस आधार पर अगर उसको सुधारते हैं और जो बच्चे इंग्लिश वर्जन देख करके उस उत्तर को किए होंगे तो उनके हिसाब से 1, 2, 4 सही है। हिंदी के वर्जन के आधार पर देखेंगे तो यह प्रश्न का उत्तर नहीं निकल पाएगा। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। अब ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जैसे गोपाल बाबा वलंगकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, भीमराव रामजी का नाम इसमें शामिल किया गया है और इसी तरह से भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा है। तो ये जो पुस्तक है ये गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा लिखा गया। तो ये पत्रिका विटाल किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। आपको याद होगा कि 3 शब्द हमने प्रयोग किया था, आढ़वाप, द्रोणवाप और कुल्यवाप, और हमने बताया था कि यह भूमि मापने का तरीका था। कब? गुप्त काल में। तो कुल्यवाप, द्रोणवाप और आढ़वाप, तो 2 तो पूछ ही दिया इसमें, तो और ऑप्शन में भी क्लियर है भूमाप के लिए है, तो आपका उत्तर यहां पर ए सही है, इसलिए आप इसको यहां पर ये करेक्ट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अब आप जानते हैं कि ऊपर लिखा है शब्द इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। जन कल्याण की बातें अभिलेख के माध्यम से कहने वाला कार्य कौन किया था? कौन किया था? कृष्णदेवराय किया था? नहीं। हर्षवर्धन किया था? नहीं। समुद्रगुप्त ने किया था? नहीं। यह कार्य किसने किया था? अशोक ने किया था। और अशोक ने, अगर आप अशोक के अगर इसकी बात करेंगे तो 7वें बृहद शिलालेख में यह बात लिखी गई है। कौन से में? 7वें बृहद शिलालेख में, बृहद शिलालेख में सब बताया गया है। वो कहता है कि अपने संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के लोगों के बीच में किस तरह से सामंजस्य रखो, किस तरह से इन सब बातों को करो। 1800 आप जानते हैं इसको पढ़ने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया, अलग अलग अंग्रेज थे, इन लोगों ने किया। और गिरनार में अवस्थित है ये। कहां पर? गिरनार में। तो गिरनार में यह अंश उद्गृत है। अशोक के 7वें बृहद शिलालेख के रूप में इसकी व्याख्या है। बस इतना आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, हर्षवर्धन का एहुल अभिलेख है, कृष्णदेवराय का मुक्त माल्यदा है। इस तरह के ग्रंथों में बातें बताई गई हैं,
बट जन कल्याण की बात करने वाला अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि अभिलेख में प्रजा को बहुत अच्छे विचारों के साथ जोड़ने की बात करने वाला विचार केवल और केवल अशोक का था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका क्लियर है कि इसका उत्तर क्या है, वो ए है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो अगर देखेंगे तो भिलसा, ये तो चंदेरी देवगिरी सब अलग है। द्वार समुद्र, तो ऐसे स्थिति में एक सही है और ये 3 सही है। भिलसा मध्य प्रदेश ठीक है, गिरनार गुजरात में हो गया। द्वार समुद्र जो है ये कर्नाटक में है। इस जगह पे अगर हम लोग क्या लिख दें कर्नाटक, तो ये सही हो जाएगा। अभी मैं करेक्ट कर देता हूं उत्तर आपको निकालने के लिए। और अगर थानेश्वर की बात मैं करूं तो थानेश्वर जो हर्षवर्धन से पहले राजधानी उनके पिता के समय थी, तो इस तरह से ये 2 हैं। तो पहला और तीसरे को अगर मैं कहूं तो ये उत्तर आपका क्या है, ये 1 और 3 यहां पर ए सही है। तो आपका उत्तर यहां पर ए सही हुआ। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भिलसा याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय अभियान 4 जगह का अभियान करके ही पैसा लूट करके लाया था, मालवा, भिलसा, चंदेरी, देवगिरी। और वही पैसा जब वो केंद्रीय खजाने में नहीं जमा किया था तो पत्र लिखा था जलालुद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार वो शासक बनना चाहता था, और इसीलिए कहा कि वो पैसा मैं केंद्रीय खजाने में जमा करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कड़ा और मानिकपुर के क्षेत्र में वो इक्तादार था। और इस तरह से वो गया है और वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी। तो भिलसा का इतिहास इस दृष्टि से है। तो भिलसा मध्य प्रदेश एग्जैक्ट सही, गिरनार गुजरात में भी सही, द्वार समुद्र कर्नाटक में, और स्थानेश्वर या थानेश्वर हरियाणा में। तो इस तरह से आपका उत्तर ये 1 और 3 तो मैच है, 2 और 4 में सुधार की जरूरत है, इसलिए उत्तर गलत है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, करूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। 4 क्या लिखा है जरा उसको पढ़ लीजिए एक बार। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, और चौथे में लिखा है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो ये कंदूरा, घनसाला, ये जो स्थल हैं वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। कहां पर हैं, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में ये सब। और ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में थे। तो आपका उत्तर यहां पर क्या है, ए सही है। तो आप इसमें से ए को सही करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो जैसे परिव्राजक है, श्रमण है, उपासक है, उसी तरह से श्रावक है, श्राविका है, भिक्षु है, भिक्षुणी है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो आपके ऑप्शन बनाए गए हैं, जैसे अगर आप पढ़ते हैं इस तीनों को, तो इसमें उत्तर की दृष्टि से अगर आप सावधानी पूर्वक देखें तो परिव्राजक, परित्यागी या श्रमणकारी, ये तो सही हो गया। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, और
उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुरागी, सही है। श्रवण, ये इस रूप में इस शब्द की व्याख्या नहीं होती है। श्रवण बौद्ध जैन संप्रदाय में उस व्यक्ति को कहा जाता था जो सादा जीवन व्यतीत करते थे। कौन सा जीवन? बिल्कुल साधारण, सादा जीवन। तो सादा जीवन जीने वाले लोग जो बौद्ध में चाहे जैन में, किसी में भी हो, दोनों में ये प्रयोग होता था, बौद्ध और जैन दोनों में, इसलिए कहा जाता था। तो ये तो आपका पूरी तरह से गलत हो गया। तो 1 और 3 के हिसाब से आपका उत्तर यहां पे ये हटा दीजिए, तो आपका उत्तर क्या है? ये बी सही हो गया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये सारे उत्तर आप तक गए हैं और आप इसका भरपूर जो त्रुटियां हैं तैयारी के क्रम में आपकी, उसका आकलन करने में भी सुविधा होगी। जितने भी बातें इसमें, कई तो ऐसे प्रश्न थे जो शायद मुझे लगता है थोड़े बहुत शब्दों को दाएं बाएं अगर सुलझा लिया जाए तो लगभग उसी प्रकार के हैं। कई प्रश्न तो हम लोग, जो कई सारे प्रश्न पत्रों का हम लोग व्याख्या दिए हैं, उन व्याख्या से भी सीधे सीधे प्रश्नों का मतलब है। तो आप लोग जो इसमें सही हुआ वो ठीक, जो गलत हुआ उसको दोबारा गलत आप नहीं करेंगे अगर भविष्य में कहीं पर भी प्रश्न में ये उपयोग होता है। इसी के साथ हम लोग इन तमाम उत्तरों को स्पष्ट करते हुए ये बात हम फिर से कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने किया है वो 2 प्रकार की चीज़ दे रहा है, एक अनुभव दे रहा है और एक आपकी योग्यता को प्रदर्शित भी कर रहा है। तो अनुभव में अगर निकल के आ रहा है कि कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमियां हैं अभी भी, तो ये समझ लेना भी कहीं न कहीं आपके जीवन की एक प्रगति है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ही परिणाम आएगा तो आप सभी लोग, जो लोग मेहनत किए हुए हैं ईमानदारी पूर्वक, वो जरूर सफल होंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।